हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपका जो सेकंड लेसन है उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं और लेसन का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने एवलिन ग्लेनी के बारे में जाना जो डेफ थी, बहरी थी और उसके बाद भी उन्होंने बहुत लाइफ में सक्सेस हासिल की, अवार्ड्स जीते, ऑनर्स जीते। आज हम सीखने वाले हैं हम इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान रिटन बाय एनोनिमस। तो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका स्वागत करता हूं। और ये जो पहली पिक्चर हम देख रहे हैं ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजा रहे हैं। हम आगे जानेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इतनी नेम और फेम कैसे हासिल किया, इतने फेमस कैसे हुए, ये हम इस लेसन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानेंगे। भारत सरकार के द्वारा एक पोस्टेज स्टैंप उनके सम्मान में जारी किया गया जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत है हमारी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम पुंगी है। पहले इसे पुंगी के नाम से जाना जाता था और औरंगजेब जो बादशाह थे उन्होंने पुंगी को एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो रॉयल रेजिडेंस पे जो बजाए जाते थे उस पर बैन लगा दिया था। और बैन क्यों लगाया गया था? क्योंकि जो इसकी आवाज़ थी बहुत अनप्लेजेंट थी, बहुत बेकार इससे आवाज़ निकलती थी, बहुत तीखी आवाज़ इसकी थी। श्रिल अनप्लेजेंट साउंड होने की वजह से इस इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया गया था। स्टूडेंट्स, आपने एक बात और याद रखनी है, ये लेसन मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ में जितनी स्लाइड्स आप देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस के लिए आप केवल इस लेसन को सुनकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। यानी पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को औरंगजेब ने, जो एक बादशाह थे, मुगल थे, उन्होंने रॉयल रेजिडेंस में इसे बजाने पर बैन लगा दिया था क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तीखी और बहुत बेसुरी थी, अच्छी आवाज़ इसकी नहीं थी। अब रिवाइवल हुआ। देखिए, कोई भी चीज़ है अगर वो अच्छी नहीं है तो उस पर बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं कि उसे रिवाइव किया जाए, उसे पुनर्जीवित किया जाए। तो पुंगी का भी रिवाइवल किया गया और उसके रिवाइवल करने वाले कौन थे? एक बार्बर थे, एक नाई थे जो एक फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसकी जो टोन थी पुंगी की, उसको इम्प्रूव करने के का जो बीड़ा था वो एक बार्बर ने उठाया जिसका परिवार प्रोफेशनल म्यूजिशियंस का था। और उसके लिए उसने क्या किया? उसने एक पाइप ली जिसमें नेचुरल अंदर से खोखली थी, वो नेचुरल प्राकृतिक तौर पर अंदर से खोखली थी। जैसे बांस होते हैं, कुछ हिस्सा बांस का बीच में से खोखला होता है, वो पूरी की पूरी खोखली थी। और दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो उससे चौड़ी भी थी और लंबी भी थी। पुंगी से लंबी और चौड़ी एक ऐसी पाइप ली जो अंदर से प्राकृतिक तौर पर ही एकदम ओपन थी। तो उसने क्या किया? उसमें ही मेड 7 होल्स, 7 सुराख उसके ऊपर उन्होंने किए। और जब उन्होंने उसे प्ले किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ दिस होल्स प्रोड्यूस्ड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड। बहुत प्यारी, बहुत मधुर, बहुत हल्की सी आवाज़ उसमें से निकलती थी जो मन को मोह लेती थी। आप मानिए जैसे बांसुरी है, एक तो आप खुद बांसुरी बजाएं, कितनी अच्छी आवाज़ आप निकालते हैं, और एक जो प्रोफेशनल है, जो बांसुरी बेचने वाला आता है, एक वो बजाता है, और एक आप अपनी बांसुरी की आवाज़ को सुनेंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप पुंगी की तरह से बजाते हैं और जो बांसुरी जो उन 7 सुरों को साध कर बजाता है वो उसे अच्छी फाइन क्वालिटी से बजाता है। तो इस तरह से इसमें जो है सुधार किए गए और पुंगी का नाम बदल कर क्या रखा गया? शहनाई रखा गया। क्यों रखा गया ये हम जान लेते हैं। क्योंकि इसे पहली बार
शाह के चैम्बर में बजाया गया था। शाह, नवाब, राजा, एम्परर एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, और क्योंकि इसे एक नाई ने बजाया था और शाह के दरबार में बजाया गया था, इसलिए दोनों को मिलाकर क्या बनाया नाम, शहनाई। और उसके बाद से ये नौबत या जो ट्रेडिशनल एंसेंबल था राजा के दरबार में, देखिए रॉयल कोर्ट में 9 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते थे फेमस, उसे नौबत कहा जाता था। उस नौबत में शहनाई भी उसका एक पार्ट बन गया था। यानी आप एक चीज देखिए कि जहां पुंगी को रिजेक्ट कर दिया गया था, बजाने पर बैन लगा दिया गया था, बाद में उसे शहनाई के तौर पर, अब आपको तो पता लग गया ना कि इसका नाम शहनाई क्यों पड़ा, शहनाई के तौर पर ये नौबत का, किसका, नौबत, जो 9 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रॉयल कोर्ट्स में, ये उनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। यानी इतनी लंबी यात्रा इसने की कि किस तरह से इसमें सुधार हुए, और इतनी सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, इतनी मधुर आवाज थी कि इसे नौबत में शामिल कर लिया गया। अब शहनाई जो है इसको ऑस्पिशियस, इसे अच्छा माना जाता था, इसे अच्छा शगुन माना जाता था, और इसे जो है मंदिरों में बजाया जाता था, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में भी बजाया जाता है, और रिसेंटली जो है टिल रिसेंटली भी टेम्पल्स और वेडिंग्स में इसे बजाया जाता है। यानी इसे ऑस्पिशियस माना गया, पवित्र माना गया। अब इस सीन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है उनके बारे में आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो आप मत मान के चलिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ही इसकी जो है मतलब इसको शहनाई बनाया था, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को कहाँ पहुंचा दिया, क्लासिकल स्टेज पर पहुंचा दिया। उन्होंने शहनाई की जो क्वालिटी थी, जो उसमें से जो राग उन्होंने गाए, जिन रागों को उन्होंने बजाया, उससे शहनाई की जो फेम थी, प्रसिद्धि थी, बहुत ज़्यादा हो गई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक वो लेकर आए। रागों को जो है इस हिसाब से किया गया कि उन्हें शहनाई में बजाया जा सके। तो इसका पूरा क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अब हम जानते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जो हमारे इस लेसन के मुख्य पात्र हैं। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ और इनकी डेथ 21 अगस्त 2006 को हुई। यानी 90 साल के लगभग इनका जीवन रहा। और इनका जो दूसरा नाम है कमरुद्दीन खान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इन्हें टाइटल दिया गया उस्ताद, और इन्हें खान साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि बिस्मिल्लाह खान, कमरुद्दीन खान, और इन्हें जो टाइटल दिया गया उस्ताद का टाइटल, और इन्हें खान साहब के नाम से भी कुछ क्लोज जो लोग हैं वो जानते थे। अर्ली लाइफ क्या थी बिस्मिल्लाह खान की, कि जैसा आपने देखा पिछली स्लाइड में भी कि 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ। इनटू ए फैमिली ऑफ ट्रेडिशनल मुस्लिम म्यूजिशियंस, टाउन ऑफ डुमरा, शहबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार और उड़ीसा प्रोविंस में। यानी आप 1916 की जब बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये काल है अंग्रेजों के टाइम का। तो उस टाइम प्रोविंस होते थे, तो बिहार और उड़ीसा जो प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया में, वहाँ पर डुमरांव जो है एक जगह का नाम है, गांव का नाम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इनका जो परिवार था मुस्लिम म्यूजिशियंस थे, यानी ये मुस्लिम धर्म से आते हैं, और इनका पूरा परिवार जो है म्यूजिशियंस का परिवार था। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खान, और ये सेकंड सन थे, और इनकी मदर का नाम मिठन बाई। इनका म्यूजिक के साथ क्या रिलेशन था? इनके जो फादर थे वो कोर्ट म्यूजिशियन थे, एम्प्लॉयड इन द कोर्ट ऑफ महाराजा केशव प्रसाद सिंह, जो डुमरांव एस्टेट इन बिहार के जो थे महाराजा थे केशव प्रसाद सिंह। इनके पिता उनके कोर्ट में एक म्यूजिशियन का काम करते थे। इनके दादाजी रसूल बख्श खान वो शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट में शहनाई नवाज के नाम से
जाने जाते थे। यानी इनका जो पूरा परिवार था वो म्यूजिशियंस का परिवार था और इनके दादा भी जो है जो रसूल बख्श खान शहनाई नवाज के नाम से जाने जाते थे। अब जिसके परिवार में बचपन से ही म्यूज़िक चलता हो, जो पूरा परिवार म्यूजिशियंस का हो, तो आप ये मान के चलिए स्टूडेंट्स, जो जितने भी बच्चे उस परिवार में होंगे लगभग सभी का रुझान संगीत की ओर होगा। ये नेचुरल होता है। तो बिस्मिल्लाह खान भी जब 5 साल के थे तो वो भी बिहारी जी टेम्पल में जाया करते थे और वहाँ पर भोजपुरी चैता गाया करते थे। और एट द एंड ऑफ विच उन्हें एक बड़ा सारा लड्डू, 1.25 किलो का एक लड्डू बनता था, वो प्राइज के तौर पर लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था। यानी आप ये मानिए कि 5 साल की उम्र से बिस्मिल्लाह खान जो है बिहारी जी टेम्पल में जाकर भोजपुरी चैता गाते थे, यानी म्यूजिशियंस के परिवार से थे। और उनके पहले गुरु बने उनके अंकल अली बख्श, जो उन्हें विष्णु टेम्पल बनारस में जो था वहाँ ले जाते थे, जहाँ पर वो खुद जो है काम करते थे और शहनाई बजाते थे। यहाँ पर अली बख्श ने उन्हें बिस्मिल्लाह खान को शहनाई के बारे में सिखाना शुरू किया और बिस्मिल्लाह खान पूरी तन मन से घंटों बैठकर बहुत समय बैठते थे और शहनाई पर प्रैक्टिस करते थे, शहनाई को बजाते थे। अब एक मोड आता है इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस का, जहाँ पर 14 साल की उम्र में उन्होंने वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिया। इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया और उस्ताद फयाज़ खान वहाँ पर आए थे। उन्होंने प्रेज़ किया और मोटिवेट किया द बॉय कौन है यहाँ पर? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को उन्होंने मोटिवेट किया कि वो लगातार कठिन परिश्रम करें, उनका भविष्य उज्जवल है, वो मेहनत करें। यानी जब एक बड़ा पहुंचा हुआ उस्ताद, क्योंकि उस टाइम तक बिस्मिल्लाह खान उस्ताद नहीं बने थे, अभी वो केवल 14 साल के ही थे, तो उस्ताद फयाज़ खान ने उन्हें मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। और आगे बढ़ते हुए हम क्या जानते हैं कि 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई और जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई तो वहाँ से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो शहनाई वादन है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता था। बहुत बार उनके जो है म्यूज़िक को, शहनाई को सुना जाता था, रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया जाता था। स्टूडेंट्स, उस टाइम रेडियो जो है वही एकमात्र मनोरंजन का साधन बना था, क्योंकि 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी, जिसे आप आज भी सुनते हैं AIR के नाम से। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं 15 अगस्त 1947 पर। क्यों इंपॉर्टेंट है ये दिन हमारे लिए? इस दिन हम आज़ाद हुए थे और लाल किले की प्राचीर से पंडित नेहरू ने एक भाषण भी दिया था और भारत का भविष्य क्या होगा ये एक परिदृश्य भी वहाँ था और उस दिन तिरंगा भी फहराया गया था। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि उस दिन बिस्मिल्लाह खान ने नेशन को ग्रीट किया था शहनाई बजाकर, और उस शहनाई पर उन्होंने कौन सा राग गाया था? राग कैफी। यानी लाल किले की प्राचीर से बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी। मैंने बताया ना कि इसे ऑस्पिशियस माना जाता था। शहनाई बजाई थी और उस शहनाई पे कौन सा राग बजाया था? राग कैफी। तो इस प्रकार से वो पहले भारतीय बने जिन्होंने परफॉर्मेंस, पहली जो स्वतंत्र भारत की जो परफॉर्मेंस है वो लाल किले से दी, राग कैफी बजाया अपनी शहनाई में। ये भी आपको जानना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को कुछ और एक ऐसा एपिसोड भी हुआ था, तो वो ये एक एपिसोड है। अब उन्होंने परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ दी? देखिए, जीवन लगातार चलने का नाम है प्रैक्टिस। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत जगह उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दी और उन्हीं इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंसेस में से
अफ़गानिस्तान का नाम आता है, जहाँ पर किंग जाहिर शाह की प्रेजेंस में उन्होंने शहनाई बजाई। उन्होंने लिंकन सेंटर हॉल यूएसए के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने कैंस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में अपनी परफॉर्मेंस दी। और आपको पता है कि तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर है, और पूरा नाम क्या है उसका? ताहिर मोसेक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ताहिर मोसेक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये जो है एक उस हॉल का नाम, उस ऑडिटोरियम का नाम जो है, जो तेहरान में है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर है। तो स्टूडेंट्स, आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने 2 फिल्मों में म्यूजिक दिया। विजय भट्ट की फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास की फिल्म थी सन्नादी अपन्ना। सन्नादी अपन्ना। लेकिन स्टूडेंट्स, बट ही कुड नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म्स वर्ल्ड, सो स्टॉप्ड वर्किंग इन फिल्म्स। क्या मतलब है इस लाइन का? 2 फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने संगीत देना फिल्मों के लिए बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि जो फिल्मी संगीत है वो आर्टिफिशियल है, बनावटी है, और वहाँ जो कुछ भी होता है वो केवल ग्लैमर के लिए होता है, वो केवल अच्छा दिखाने के लिए होता है। उसमें कोई नेचुरलिटी, कोई वास्तविकता उसमें नहीं होती। इसलिए उन्होंने फिल्मों में म्यूज़िक देना बंद कर दिया। केवल 2 ही फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक दिया। अब उनके अवार्ड्स को जान लेते हैं। भारत का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उससे पहले उन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों अवार्ड भी उन्होंने जीते थे। उन्हें ये तीनों अवार्ड भारत सरकार के द्वारा दिए गए, और 2001 में उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं उनके लास्ट के दिनों की। 17 अगस्त 2006 बिस्मिल्लाह खान की जो हेल्थ थी वो बुरी तरह खराब हो गई थी। उन्हें हेरिटेज हॉस्पिटल वाराणसी में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया गया, लेकिन 4 दिन बाद कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल होने की वजह से 90 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनके लास्ट राइट्स की हम बात करें, अंतिम विदाई की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस दिन नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर किया। यानी मॉर्निंग यहाँ पर क्या है? नेशनल मॉर्निंग का मीनिंग है यहाँ पर दुख। राष्ट्र की जो है वो एक अमिट छाप थे, और उनकी डेथ पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, और उनकी बॉडी फातिमा बोरियल ग्राउंड ओल्ड वाराणसी के अंदर, जहाँ वहाँ पे एक नीम का पेड़ भी है, और 21 तोपों की सलामी के साथ की गई। और जब उन्हें दफनाया गया तो उनके साथ एक शहनाई को भी, जो उनका वाद्य यंत्र था जिसको बजाया करते थे, जिस वाद्य यंत्र को, उस शहनाई को भी जो है उनके साथ दफनाया गया। यह तो श्योर नहीं है कि वो वही थी जिसको बजाया करते, बल्कि एक शहनाई जो प्रतीकात्मक होगी वो उसके साथ जो है उनके साथ दफना दी गई। तो स्टूडेंट्स, आपने ये जाना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन में किस तरह से उन्होंने शहनाई को विश्व के मंच पर प्रस्तुत किया, उसे बहुत इम्पोर्टेंट बनाया। और 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो लाल किले की प्राचीर पर उन्होंने शहनाई पे राग कैफी बजाया। तो स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत सारे तथ्यों को जानना कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन से जो संबंधित हैं, और आपके लेसन 2 का 2nd पार्ट है। आप सभी का धन्यवाद, और उन व्यक्तियों का, उन साइट्स का भी धन्यवाद जो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने जहाँ से संकलित की, ताकि आप इन्हें अच्छे से जान पाएँ। इन साइट्स के बिना मैं शायद इतना अच्छा लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाता। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।